तो अडानी साहब, अंबानी, इन सबको वो साथ लेके चल रहे हैं और इसमें इसराइल भी किसी हद तक उनके साथ शामिल है। अगर इन्वेस्टमेंट फार्मूलाज की हमने बात की, अमित शाह को पूरा टास्क दिया गया कि अमित शाह, दिस इज वेस्ट बंगाल और यहां हमने आखिरी मार्का मारना है। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान की अदलिया नंगी हो गई है कि हिंदुस्तान ये इस हद तक हिंदुत्व की गुलाम है। आजाद डिफेंस के साथ मैं अदनान हैदर। हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान के सियासी पैंतरे को और हिंदुस्तान में बीजेपी के नजरियात किस तरह परवान चढ़ रहे हैं, इस पर नजर रखना मेरा ख्याल में पाकिस्तान के सहाफ़ियों, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, पाकिस्तान के सियासतदानों, इन तमाम की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एक बड़े हमसाए को, क्योंकि हमारा हमसाया और बड़ा मुल्क है, हम उससे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते। बीजेपी ने अब लगभग, बीजेपी को हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए 12वां साल शुरू हो चुका है। तो इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भरपूर कोशिश की हिंदुत्व का प्रचार करने की, हिंदुत्व को बढ़ोतरी देने की और हिंदुत्व के लिए हर हद तक जाने की। और ये कोशिश उन्होंने पहले दिन से की। बल्कि अगर यूं कह लें कि जब वो वज़ीर आला गुजरात थे तो उनकी भरपूर कोशिश थी कि जब भी हुकूमत मिलती है या बीजेपी इलेक्शन जीतती है वाजपेयी के बाद, वो बीजेपी के नुमाइंदा हों वज़ीर आज़म के लिए और वो उसमें कामयाब रहे। जैसे ही नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं, उनका पहला एजेंडा होता है कि अपनी ऐसी टीम बनाई जाए जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को फैलाने में अपना किरदार अदा करे, मुस्लिम आबादी को कुचले, मुसलमानों का जीना महाल कर दे और टारगेट दीगर नॉन हिंदूज तो हों ही हों, लेकिन असल टारगेट मुसलमान भी शामिल हों। तो उसके लिए उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। और आप नोट करें तो मोदी साहब जब से वज़ीर आज़म हैं 2014 से, तो उनके वुज़रा कैबिनेट में भी वही लोग हैं। मतलब वज़ीर ख़ारजा आजकल उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर वो जयशंकर साहब हैं, लेकिन इससे पहले खातून होती थी, तो तब ये सेक्रेटरी होते थे, लेकिन वो चलाते यही मामला थे पूरे फॉरेन ऑफिस को भी। यही राजनाथ सिंह होते थे, यही अमित शाह होते थे, मेन प्लेयर्स, तो इन्होंने यही रखे। फिर इन्होंने ये किया कि मिलिट्री लीडरशिप में, नेवल फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी फोर्स, तो उसकी जो लीडरशिप थी वहां भी अपने बंदों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। फिर रॉ के जो स्टेशन चीफ थे, रॉ का जो हेड था, वो भी इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को, अपने नाम के साथ जुड़े पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। जजेस को अदालतों में लगाने की जब टाइम आता था तो प्रमोशन और बाकी चीज़ों को मैनेज करके कोशिश की जाती थी कि उन लोगों को जजेस लगाया जाए, इवन डिस्ट्रिक्ट और सेशन लेवल तक भी, जिनके नजरियात बीजेपी और हिंदुत्व के क्लोज हों। ये एक दिन का काम नहीं है नाजरीन, इस पर पूरी इन्वेस्टमेंट की गई। पहला पूरा टेन्योर 5 साल का, दूसरा पूरा टेन्योर 5 साल का, और तीसरे के बाद तो मोदी साहब ने कहा कि बस आखिरी है, इसमें तो मैंने भरपूर जोर लगा के हर सूरत हिंदुत्व इंप्लीमेंट कर देना है और हिंदुत्व रियासत में जो भी आड़े आएगा उसको कुचल डाला जाएगा। तो अदालतें हों, फिर इलेक्शन कमीशन, जो कि कभी एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन माना जाता था, बिल्कुल दुनिया उसकी मिसाल देती थी। हम खुद एग्जांपल दिया करते थे कि यार देखो, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को चाहिए हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से चीज़ें सीखे। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी चीज़ों को मैनेज करके हाई पोजीशंस पर अपने लोगों को बिठाया गया। तो 10 साल इस पर इन्वेस्ट किए गए और उसके बाद कश्मीर में हमने देखा, कश्मीर, लद्दाख और 3 स्टेट्स बना के, जम्मू को अलग, लद्दाख को अलग, कश्मीर को अलग, तो एक पूरा हिंदुत्व का जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया गया। जो उसके बाद बड़ा टारगेट था जिसमें ये सारे करिंदे शामिल है। फिर उनके अगर फाइनेंसर की हम बात करें तो अडानी साहब, अंबानी, इन सबको वो साथ लेके चल रहे हैं और इसमें इसराइल भी किसी हद तक उनके साथ शामिल है। अगर इन्वेस्टमेंट फार्मूलाज की हमने बात की जाए, और उसमें तफसीली वीडियोस भी मैं कर चुका हूँ और आप ऑफ कोर्स इसमें सुन भी चुके होंगे। तो असल जो जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, रुकावटों का सामना था, वो था मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां ममता बनर्जी पिछले 15 साल से वजीर आला थी। अच्छा, अगर आप पूरी उसकी हिस्ट्री उठा के 15 सालों की देखें, या उससे पहले वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत रही कुछ 34-35 साल, तो अगर लगभग हम देखें तो 50 साल वेस्ट बंगाल बहुत एक सेकुलर रहा। वहाँ आपको
तफरीक नज़र नहीं आई, मज़हब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ख़ानदान की बुनियाद पे। तो वो बड़ा एक ऐसी स्टेट रही हिंदुस्तान की जिसने अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे प्रेजेंट किया। वहाँ हिंदुत्व नज़रियात नहीं थे। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की, खैर बीजेपी पहले तो थी नहीं वहाँ, जब से मोदी साहब आए तो उन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया पूरे प्लान के साथ। तो इस मरतबा, जैसे मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में बताया था कि अमित शाह को पूरा टास्क दिया गया कि अमित शाह, दिस इज़ वेस्ट बंगाल और यहाँ हमने आखिरी मार्का मारना है, हिट करना है। तो उसके लिए फिर प्लान एग्जीक्यूट हुआ और वो प्लान मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि मिलिट्री लीडरशिप भी तैनात की जाती है, तो वही जो बीजेपी वाले होते हैं। गैर बीजेपी बंदा ना आर्मी चीफ वहाँ लग सकता है, ना नेवल चीफ वहाँ लग सकता है। आज के दौर में 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है। मुझे तरस आता है हिंदुस्तान पे, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। क्या सत्यानाश कर दिया उनकी इज्जतों का, उनकी मतलब डिग्निटी होती है किसी कौम की, इंटेग्रिटी होती है, सब तहस नहस कर दिया नरेंद्र मोदी। और यकीन जाने कि दुश्मनी राइवलरी अपनी जगह, लेकिन मुझे तरस आता है जाती तौर पे। प्रोग्रेसिव मुल्क था, इकोनॉमी, चीज़ें, मैं जैसे वाघा बॉर्डर क्रॉस किया करता था मैनी टाइम्स, वहाँ से पढ़ा ऑफ कोर्स में। तो जैसे ही मैं करो तो वो ना वो टेढ़ी सी उर्दू में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में खुशामदीद। अजमा भी को समझ नहीं आती थी कि यार टेढ़ी सी उर्दू में क्यों, तो वो भी एक खताती का एक मतलब एक उनका था, क्या उसको कह सकते हैं, फॉन्ट कह लें। तो वो बड़ा एक सा बोर्ड ना वो लगा होता था, मैं उसे पढ़ता था, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। खैर मोदी साहब के आने के बाद आई थिंक मैं 2 दफ़ा गया हूँ। तो दुनिया की वो सबसे बड़ी जमहूरियत थी जिसका सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के इन प्रचारक ने, आरएसएस के गुंडों ने। ये मोदी साहब आरएसएस का गुंडा है ये, तो इसने मिलिट्री लीडरशिप आरएसएस के चाहने वाले बना दी। अदलिया में आरएसएस के चाहने वालों को जज और चीफ जस्टिस बनाते रहे, स्टेट्स में और सुप्रीम कोर्ट तक उनको लेके गए। उसके बाद कई दफ़ा आपने मसाजिद का फैसला, बाबरी मस्जिद का फैसला, सब सुना होगा, वही है। माइनॉरिटीज़ का फैसला, तलाकों पर फैसला, शरिया पर फैसला, सब किसी ढका छुपा नहीं, वही फैसला आता है जो हिंदुत्व के हक में बेहतर जा रहा हो। इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे घुसा दिए। इंटेलिजेंस मैं बता चुका हूँ, आजकल जो रॉ के चीफ हैं, ये रॉ के चीफ जो आरएसएस के कारकुन थे, आज रॉ के चीफ बने बैठे हैं। जितने रॉ के स्टेशन हेड हैं, सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ता है। तो पूरा सिस्टम सेट किया गया, पूरी फील्डिंग सेट की गई। तो अमित शाह साहब ने कहा कि वो जी इतनी सारी फील्डिंग के बाद भी बंगाल में इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए तकरीबन नामुमकिन वाली कहानी है, क्योंकि सॉरी 2021 के इलेक्शन में 77-76 नशिस्तें हासिल की थी, बाकी सारी नशिस्तें 200+, वो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इसका नाम है, ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने हासिल की थी। और ममता क्योंकि बहुत काम कर रही थी, वहाँ लोग उनसे बहुत खुश भी थे और मुसलमानों को, दीगर माइनॉरिटीज़ को वहाँ मसला ही नहीं था, नॉन हिंदूज़ को, एक सेकुलर स्टेट थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो मसाइल ही नहीं है यहाँ पे, तो इनको हराना नामुमकिन होगा। जो पहली रिपोर्ट दी गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और क्योंकि रॉ भी शामिल थी उसमें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी उनकी वहाँ शामिल थी, IB भी उसमें शामिल था। अमित शाह ने उन तमाम एजेंसीज़ की रिपोर्ट के बाद जब बैठे मोदी साहब के साथ, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मोदी साहब ने कहा अमित शाह ये करना है, हमने बंगाल लेना है। तो फिर एक रास्ता चुना गया कि इलेक्शन में धांधली की जाए। अब धांधली तो हो नहीं सकती, आपको पता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो अलमबरदार है हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन। और जिस कदर नंगा हुआ है इस दफ़ा हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया के सामने, हम दुनिया भर के सानू 8 फरवरी आपने इलेक्शन कमीशन का एतराज़ सी, ओ भाई दुनिया भर में जहाँ खराब इलेक्शन होते थे आज वो अच्छे लगने लगे हैं। और हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान की अदलिया नंगी हो गई है कि ये इस हद तक हिंदुत्व की गुलाम है। तो फिर प्लान बनाया गया कि EVM मशीनें, क्योंकि वहाँ वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें होती हैं, तो वहाँ अंगूठा कहाँ मैनेज होता फिरेगा, तो वो तो वेरीफाई हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वोटर्स को ही उड़ा देते हैं। तो फिर बाकायदा 2021 के नताइज को एनालाइज किया गया, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई कि कितने वोटों को मैनेज किया जाए तो हल्के मैनेज हो सकते हैं। और ये किसी एक हल्के पे नहीं किया गया, बंगाल के तमाम हलकों पे 200 आई थिंक 94-95 वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तमाम हलकों पर ये वर्किंग की गई और देखा गया कि कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो जहां 10,000 का डिफरेंस था, वहां 6,000 वोट मैनेज करने थे। 6,000 वोट मैनेज कर ली जाए तो वो 10,000 का गैप था वो कवर हो सकता था। तो 90 लाख वोटर्स को वोटिंग लिस्टों से निकाल दिया गया,
खारिज कर दिया गया। और ये 90 लाख वोटर वो हैं नाजरीन जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने 2021 में वोट कास्ट किया था और 2026 में होने वाले इलेक्शन में वो अपना वोट इसलिए नहीं डाल सके कि वहां दिल्ली ने कहा कि आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं है तो लिहाजा आप वोट, तो वो शहरी ही ना रहे, वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया। तो 90 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया। तो जब 90 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया तो एवरेजली लगभग हर हल्के पे 30,000 वोटर, एवरेज में आपको बता, हर हल्के में 30,000 वोटर को हक के राय दही से या वोट देने से इनकार कर दिया गया कि आप नहीं दे सकते। तो जब ये वोट निकाल दिए गए उसके बाद कहा आइए अब इलेक्शन कराते हैं। ममता बनर्जी अदालतों में गई, अदालतों ने इनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, इस इलेक्शन में तो नहीं हो सकता, अब अगले इलेक्शन में होगा। तो पूरे तरीकों से चीजों को मैनेज किया गया था। और उसके बाद भी जब मैंने आपको पिछले हफ्ते भी एक वीडियो में बताया था कि बाकायदा रिजर्व पुलिस जो कश्मीर में लगाई है वहां पे लगा दी गई कि 6 दिन इलेक्शन के बाद, नताइज के बाद भी वहां पे रहेगी। तो इस 90 लाख वोटर हटाने के बाद भी हिंदुस्तान आर्मी और वहां की फोर्सेस को इन्वॉल्व होना पड़ा। खुद ममता बनर्जी के हल्के में 51,000 वोटों को खारिज कर दिया गया कि ये वोटर है ही नहीं। 51,000 वोटर निकाल दिए ममता बनर्जी के हल्कों से। अब एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आपके सामने आखिरी रखूंगा। एनडीटीवी जो कि अडानी साहब का चैनल है, और अडानी जो है वो मोदी के बड़े राइट हैंड है, तो अडानी का ये चैनल रिपोर्ट कर रहा है जो मैंने आज सुनी, उसमें वो ये कहता है, एंकर सवाल पूछता है कि जी हमारे सूत्र या हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो वोट काटे गए हैं, 90 लाख वोट जो वोट काटे गए हैं, अगर वो वोट इंक्लूड होते तो नताइज कुछ और होते, लेकिन जहां जिन हल्कों से वोट काटे गए हैं और एवरेजली उनका नंबर 25,000 है, मतलब एक हल्के से अगर 25,000 वोट काटे गए थे, तो इस तरह के 142 हल्के हैं, जिनमें 147 हल्के हैं जिनमें 82 नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। अगर वो वोटर वापस आ जाएं, इस इलेक्शन में वो वोटर शामिल होते, तो फिर इन 82 हल्कों में बीजेपी इलेक्शन हार जाती। तो इसका जो जवाब देता है वो बीजेपी का बंदा को एक्सपर्ट बैठा होता है, तो कहता है जी आप ठीक कह रहे हैं, अगर वो होते तो बीजेपी ये 82 सीटें भी ना जीत सकती। तो दूसरे लफ्जों में बीजेपी जो 200 प्लस नशिस्तें जीतती हुई नजर आ रही है वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, अगर वो वोटर जो 90 लाख निकाल दिए गए और उनको अगर वोट का हक दे दिया जाता जो कि उनका बनता था, तो आज बीजेपी की सीटें फिर 100 से कम होती जो पिछले इलेक्शन में थी। तो इस तरह अमित शाह ने ये पूरा इलेक्शन मैनेज किया। जरा बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को समझने की जरूरत है। बंगाल, अगर हम शुरू से इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आज का बांग्लादेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये तमाम एक बंगाल होता था। और उस वक्त इसका जो कैपिटल था वो मुर्शिदाबाद था उस वक्त का कैपिटल। फिर उसके बाद उस ब्रिटिश दौर में आके ये कोलकाता इसका कैपिटल बन गया। फिर क्योंकि बांग्लादेश अलहदा हुआ तो फिर बांग्लादेश का हम जानते हैं सभी कि ढाका को कैपिटल बना दिया गया। तो बांग्लादेश, असल टारगेट बांग्लादेश को टारगेट करना है। बांग्लादेश से वो लोग जहाँ माइग्रेट करके यहाँ आए हैं या जिनकी आइडेंटिटी का मसला है या जो शायद 50 साल पहले आए थे, उनको भी बेदखल करना और हिंदुस्तान की शहरियत उनसे ले लेना और बांग्लादेश पर डायरेक्ट प्रेशर डालना है इस सारे इलेक्शन का मतलब। तो इस सारे इलेक्शन के बाद और इस मगरबी बंगाल में बीजेपी की पहली दफा जीत के बाद ये बात वाज़ेह है कि हिंदुत्व की जीत के लिए मोदी साहब ने सर धड़ की बाजी लगा दी और उनको नहीं परवाह दुनिया भर में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई रियासत ना हो, कोई वो जो बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है वाघा बॉर्डर क्रॉस करते दुनिया की, वाघा बॉर्डर क्रॉस करें तो लिखा होता है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, तो कोई जमहूरियत नहीं, ये हिंदुत्व रियासत है। तो वो चाहते हैं कि उस बोर्ड पे लिखा हो हिंदुत्व हिंदुस्तान। तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए भरपूर तरीके से मोदी साहब कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका जंग सीज फायर अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन यूएई पर होने वाले हमले, इसके बाद सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतलात मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया बल्कि ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद इजराइल और अमेरिका मिलकर एक बड़ा हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इन इतलात से कुछ ही देर पहले अमरीकी सदर और चीनी सदर की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी जिसमें आबना हुर्मुज़ का मामला भी डिस्कस हुआ था। ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को रेस्क्यू करने के लिए फ्रीडम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये जंग होगी जो अगला दौर शुरू होना है जंग का, या उससे पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होना है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।